चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 का लेक्चर नंबर 31, यानी ओवरऑल लेक्चर नंबर 31। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टम्बलर गियर मैकेनिज्म। पिछले लेक्चर में हमने हाफ नट मैकेनिज्म पढ़ा था, है ना, थ्रेड कटिंग के लिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टम्बलर गियर मैकेनिज्म। इस साहब एकदम आसान तरीका में आप समझिएगा कि टम्बलर गियर मैकेनिज्म क्या होता है। एक तरह का गियर ट्रेन होता है और इसका मेन फंक्शन होता है, लेथ मशीन में दो रॉड इस्तेमाल होते हैं, एक लीड स्क्रू और एक फीड रॉड, है ना, और कैरेज होता है ना, कैरेज का मूवमेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है ना साहब। तो इसका बस एक ही काम होता है कि जो मोशन है आपका लीड स्क्रू का और फीड रॉड का, है ना, उसके डायरेक्शन को रिवर्स करना, यानी एक बार क्लॉकवाइज घुमाना और उसके अगर रिवर्स करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। तो बस इस गियर मैकेनिज्म का यही काम है साहब, है ना। और इसका मदद बहुत ज़्यादा होता है जब भी हम लोग कैरेज को हेड स्टॉक से टेल स्टॉक तरफ ले जाना है या फिर टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ ले आना है ना। तो इसका काम बहुत ज़्यादा होता है गियर मैकेनिज्म का। ये साहब मान लीजिए कि ये आपका बोल्ट है और इसमें अगर आपको नट लगाना है ना, अगर आप इस डायरेक्शन में घुमाइएगा नट को तो ये यहां से इस साइड की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा। यानी कि अगर ये आपका मान लीजिए टेल स्टॉक है, ध्यान से समझिए साहब, इस मार्कर में ही आप समझिए। मान लीजिए ये मार्कर में ये एंड जो है ये हेड स्टॉक है और ऐसे मानिए ये आपका हेड स्टॉक है और ये टेल स्टॉक है। बात समझ में आ रहा है ना। अब हेड स्टॉक में ही सारा गियर मैकेनिज्म होता है। हमने आपको समझाया था जब लेथ मशीन का डायग्राम जब हमने आपको बताया था, तो यहीं पर आपका इस साइड में क्या होता है, सारा गियर मैकेनिज्म लगा हुआ होता है। और यहीं पर साहब क्या लगा होता है, इस साइड में टम्बलर गियर लगा होता है, बताए हैं। और कैरेज जो होता है, कैरेज का मूवमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा, नहीं होगा ऐसे। और वहां पे दो रॉड है, एक आपका लीड स्क्रू है और एक फीड रॉड है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कैरेज को हमको ले जाना है हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ, तो यहां पर जो मूवमेंट है आपको क्या करना होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट करवाना होगा, तभी ना। मान लीजिए साहब कि इसको समझिए, जैसे ये आपका हेड स्टॉक और ये आपका टेल स्टॉक, एकदम बात बराबर है। अब किसी चीज को हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ ले जाएंगे तो किस चीज को ले जाएंगे, कैरेज को। ये आपका कैरेज है, कैरेज में ही तो आपको हमने बताया था टूल पोस्ट लगा हुआ होता है, नहीं होता। तो कैरेज को अगर हमको हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ ले जाना है या फिर टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ लाना है, तो इसी को मूवमेंट कराने के लिए हम लोग टम्बलर गियर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बार क्या होगा, जो आपका ये आपका मान लीजिए लीड स्क्रू है ना, और ये आपका फीड रॉड है, दो रॉड इस्तेमाल होता था ना, ये आपका फीड रॉड है और ये आपका लीड स्क्रू है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसको घुमाना है क्लॉकवाइज, एक बार इसको, अगर ये ऐसे घूमेगा तो ये भी तो ऐसे घूमेगा। ये किसके मदद से घूमेगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस गियर मैकेनिज्म। और इसमें भी ये है आपका टम्बलर गियर, ये ए नंबर गियर और बी नंबर गियर, ये टम्बलर गियर कहलाता है। ध्यान से समझिए, ये आपका स्पिंडल गियर है, सबसे ऊपर में ये स्पिंडल गियर है जो घुमाता है चक को, याद रखिएगा। स्पिंडल गियर ए नंबर और बी नंबर, ये दोनों गियर को हम लोग बोलते हैं टम्बलर गियर। ये आपका डी नंबर गियर है, इसको स्टड गियर बोलते हैं। ये इंटरमीडिएट गियर है या फिर एडलर गियर बोलिए। और ये लास्ट आपका लीड स्क्रू गियर है, जो किससे कनेक्ट होता है, लीड स्क्रू से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। अगर ये इस डायरेक्शन में घूमेगा तो लीड स्क्रू आपका जो है या फिर कैरेज हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ जाएगा। और अगर टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ लाना है तो इसका मूवमेंट कैसा होना चाहिए, रिवर्स डायरेक्शन में होना चाहिए। ये किसके मदद से होता है, टम्बलर गियर मैकेनिज्म के मदद से होता है, ठीक है। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये मान लीजिए आपका स्क्रू है, सॉरी हाँ स्क्रू मान लीजिए या बोल्ट मान लीजिए, ये बोल्ट है आपका और इसमें हमको नट लगाना है। तो जब आप इस डायरेक्शन में घुमाइएगा तो नट आगे की तरफ जाएगा और अगर उसको उल्टा घुमाइएगा तो नट पीछे की तरफ आएगा। आप समझ रहे हैं ना, सेम काम यहीं पर होता है। यहां पर ये लीड स्क्रू घूमेगा, जैसे जैसे लीड स्क्रू घूमेगा टेल जो आपका कैरेज है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, है ना। अगर ये उल्टा घूमने लगेगा उल्टा, तो आपका ये कैरेज जो है धीरे धीरे इस साइड आने लगेगा। तो इसका मेन काम होता है
डायरेक्शन को रिवर्स करना। ठीक है, किसका डायरेक्शन? आपका लीड स्क्रू और फीड रड का डायरेक्शन को। एक बार ये क्लॉकवाइज घूमेगा, एक बार ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। गाड़ी कैसी है साहब? गाड़ी आप सामने चला रहे हैं, जब गियर चेंज करते हैं तो रिवर्स का भी तो ऑप्शन होता है ना, गाड़ी पीछे भी ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। बस वही चीज है, एक बार इसमें लीड स्क्रू को आगे की तरफ घुमाएंगे, एक बार पीछे की तरफ घुमाएंगे। ये किसकी मदद से होगा? टम्बलर गियर की मदद से होगा। कैसे होगा? देखिए, अभी ये मान लीजिए सी नंबर गियर जो है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखिए, हमने क्लॉकवाइज का डायरेक्शन बनाया हुआ है। ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है? क्लॉकवाइज। ये आपका ब्रैकेट है या फिर हैंडल है ना? अभी हैंडल हमने नीचे किया हुआ है, तो ये जो बी नंबर गियर है ये डायरेक्ट सी से मेस हो गया है, सी के कनेक्शन में आ गया। तो जब सी घूमेगा साहब ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो ये किस डायरेक्शन में घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप पढ़े हैं ना, गियर एक क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ रहे? ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये इसको घुमाएगा क्लॉकवाइज में। बात समझ रहे हैं ना? क्लॉकवाइज घुमाएगा। लेकिन ये जो सी गियर है ये बी के साथ कनेक्ट है और बी जो है साहब अभी डी को घुमाएगा। देखिए, चीजें कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। सी घुमाएगा बी को, बी घुमाएगा ए को। बात समझ में आ रहा है ना? और बी आपको डी को भी घुमाएगा। डी घुमाएगा इसको, ये घुमाएगा इसको। तो एक बार बी को हम सी के साथ कनेक्ट करेंगे, अगर हैंडल फिर हम ऊपर कर देते हैं, देखिए ये वाला हैंडल अगर इसको पकड़ के ऊपर कर देंगे तो बी अलग हो जाएगा और ए इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। यानी डायग्राम फिर ऐसा, सारा खेल इसका है साहब। देखिए यहां समझिए, यहां सारा खेल इसका है, दोनों ये वाला और ये वाला, बस इसी का सारा खेल है। ये आपका मेन है स्पिंडल गियर, मेन। अगर ये क्लॉकवाइज तो ये भी, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद इसी का एक और फिगर क्या बनेगा? ऐसे बनेगा। अभी देखिए, अगर मान लो ये बी है, ये ए है, ये सी है, इस डायग्राम के मुताबिक, है ना? अभी बी सी के साथ कनेक्शन में है। इसी का एक और क्या होगा? जैसे ही हम हैंडल को ऊपर कर देंगे तो ध्यान से समझिए फिगर कैसा हो जाएगा। ये सी है, अब सी के साथ कौन मेस हो जाएगा? ए मेस हो जाएगा और बी हट जाएगा। देखिए, अगर ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज। देखिए ध्यान से समझ, अगर आप ये समझ गए नंबर 1 कंडीशन और नंबर 2 कंडीशन, तो बाकी चीजें समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना? यहां पर हम इसी 2 गियर को हमने क्या बोला है? टम्बलर गियर। ये दोनों का सेम साइज होता है, सेम नंबर ऑफ टीथ होते हैं टम्बलर गियर का। एक बार बी सी के साथ मेस होगा, एक बार ए सी के साथ मेस होगा। अगर बी सी के साथ मेस होता है तो लास्ट में आपको जो रोटेशन मिलेगा वो हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ मूवमेंट होगा। हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ, टेल स्टॉक की तरफ जो कैरेज घूमेगा वो हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ घूमेगा। और अगर आपका ए सी के साथ मेस होता है तो जस्ट रिवर्स, टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ आपका जो है, यानी टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ आपका कैरेज घूमेगा। यानी लीड स्क्रू अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा। बात समझ में आया ना? यही है साहब टम्बलर गियर। टम्बलर गियर कुछ नहीं, एक तरह का गियर ट्रेन है, एक तरह का गियर मैकेनिज्म है जिससे हम लोग डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम करते हैं। ठीक है, आप इसको समझने का कोशिश कीजिए, डायग्राम आप बहुत ही क्लियरली बनाइएगा, फिर हम आपको लिखवा देंगे थ्योरी। ठीक है साहब, इसको लिखिए। हमने थ्योरी लिख दिया है टम्बलर गियर मैकेनिज्म का, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। द टम्बलर गियर मैकेनिज्म इज अ डिवाइस यूज्ड इन अ लेथ मशीन टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ लीड स्क्रू विदाउट चेंजिंग द स्पिंडल रोटेशन। साहब स्पिंडल रोटेशन, जो स्पिंडल गियर बताया था नंबर सी गियर, डायग्राम देखिएगा, वो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा क्लॉकवाइज। उसके डायरेक्शन को हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है ना? मेन खेला होता है साहब टम्बलर गियर में, जो 2 गियर का इस्तेमाल करते हैं, ए और बी। एक बार ए इंगेज होगा सी के साथ, एक बार बी इंगेज होगा सी के साथ, है ना? तो एक बार कैरेज हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ जाएगा और एक बार टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ आएगा। तो ये कैसे संभव होता है? टम्बलर गियर मैकेनिज्म से। वेरी सिंपल।
इट इज मेनली यूज ड्यूरिंग थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग में टम्बलर गियर का इस्तेमाल होता है टू प्रोड्यूस बोथ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड। दो तरह का थ्रेड होता है, एक राइट हैंड थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड, ठीक है ना। मान लीजिए एक बार हमको इधर से इधर कटिंग करना है थ्रेड, है ना, और एक बार हो सकता है इधर से इधर कटिंग करना है थ्रेड, अलग अलग होता है ना साहब। ये मान लीजिए आप देख लीजिए, ये आपका मार्कर है, तो मार्कर में आप हमेशा देखिएगा उल्ट, आप जिस तरह से आप हमेशा स्क्रू को बोल्ट को खोलते हैं ना, इसमें उसी डायरेक्शन में नहीं खुलेगा साहब, इसमें रिवर्स डायरेक्शन में खुलता है क्योंकि थ्रेड उल्टा बना हुआ है ना। तो जब भी हम लोग लीवर को शिफ्ट करेंगे, टम्बलर गियर कैन बी प्लेस्ड इन फॉरवर्ड, रिवर्स और न्यूट्रल पोजीशन। फॉरवर्ड जब हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड, टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ आएगा, रिवर्स, और न्यूट्रल मतलब कोई एंगेजमेंट नहीं होगा टम्बलर गियर का आपका स्पिंडल से। सिंपली द मैकेनिज्म प्रोवाइड्स क्विक एंड इजी कंट्रोल ऑफ फीड डायरेक्शन। बहुत ही आसानी से हम लोग डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं टम्बलर गियर की मदद से, जिससे कि क्या होगा, आपका एक्यूरेट थ्रेड कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। टम्बलर गियर मैकेनिज्म इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक फीड ऑपरेशन। जब आप ऑटोमेटिक पर एक बार जब आप लीवर को सेट कर देंगे, उसके बाद आप टम्बलर गियर मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इक्वल पिच थ्रेड कटिंग। एकदम थ्रेड कटिंग एकदम इक्वल पिच का होगा, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होनी है। जो प्राइमरी फंक्शन है टम्बलर गियर का, मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर को लिख सकते हैं। क्या है प्राइमरी पर्पस टम्बलर गियर का? प्रोवाइड फॉरवर्ड फीड, रिवर्स फीड, न्यूट्रल फीड। ना भैया कैरेज आगे जाएगा ना पीछे आएगा, सिंपली बात समझ में आ गई ना। डिसएंगेज द फीड इंटायरली। ये है कहानी आपका टम्बलर गियर मैकेनिज्म का। आई होप लेक्चर नंबर 31 आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। आप डायग्राम बनाइए, इतना नोट्स लिखिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी के साथ यूनिट 7 जो है ये साहब कंप्लीट होता है। इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना भी है, लेकिन वो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। एक और प्लेलिस्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का, आप वहाँ पर जाके देखिएगा, है ना। तो वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट को हमने डिटेल में समझाया है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट के बारे में समझाया है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एकदम सिमिलर है, बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इसी के साथ हम लोग यूनिट नंबर 7 को द एंड करते हैं। अगले लेक्चर में किसी नए यूनिट के साथ, नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे साहब। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।